तो अब हम देखने जा रहे हैं गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो करीब 3 अनुप्रयोग आपके क्लास में है, बोर्ड्स एग्ज़ाम के सिलेबस में है। उसमें से पहला अनुप्रयोग हम लोग देखने जा रहे हैं। इस अनुप्रयोग में ये कहा गया है कि एक सीधा लंबा तार ले लीजिए जिसकी लंबाई अनंत है और समान रूप से आवेशित है। उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हम लोग गॉस थ्योरम से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले तो हमने देखा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी गॉस थ्योरम में। तो आपने बिंदु आवेश को एक गोले में बंद कर लिया था और फिर आपने कैलकुलेट किया, गॉस थ्योरम को प्रूव किया। अब यहाँ आइए, एक अनंत लंबाई का चालक माने वायर, एक तार ले लेते हैं। तो देखिएगा, एक अनंत लंबाई का वायर हमने ले लिया, इस पे एक समान आवेश है, कम ज़्यादा नहीं है, एक समान आवेश है, एक समान आवेशित ऋजुरेखीय मतलब सीधा, एक समान आवेशित ऋजुरेखीय तार के कारण किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए, कोई बिंदु ले लेते हैं, ये बिंदु है P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। तो आप याद कीजिए, गॉस थ्योरम में क्या करते थे, हम बिंदु आवेश लेते थे और किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता जहाँ निकालनी होती थी उतना ही बड़ा आप गोला ले लेते थे। तो यहाँ क्या करेंगे, तो बिंदु आवेश को जैसे आपने बंद किया था, यहाँ लीनियर आवेश है, रेखीय आवेश है। तो रेखीय आवेश में रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L, यही होता है। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपान L, ये रेखीय आवेश घनत्व है। ये क्या है, ये है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व है, ये ध्यान रखिएगा, ये रेखीय आवेश घनत्व है। अब आइएगा, ये वायर है, एक तार है, एक समान रूप से ये आवेशित है। तो पूरे तार पे आप देखिए आवेश है, तो इस पूरे तार को किसी सरफेस में पहले आप बंद कीजिए। तो देखते हैं बंद कैसे करते हैं, और P से गुजरता हुआ बंद करेंगे आप। ये देखिए P से गुजरता हुआ, तो एक आप पाइप ले लीजिए और पाइप में इस तार को बीचों बीच में रख के बंद कर दीजिए ऐसे, और दोनों तरफ से 2 ढक्कन लगा दिए जाएंगे। तो ये तार इस पाइप के अंदर बंद हो जाएगा। तो ये सरफेस आपको मिल जाएगा, ये आपको सतह मिल जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ बिल्कुल पहले की तरीके से कि एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश किस तरफ है, कितना है। ऐसे ही हम पता लगाएंगे कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, किस तरफ है, ये हम पता लगाएंगे। आप जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो होती है E बराबर 1/4πε0 Q/r², या इसी को आप कह दें KQ/r²। अब वापस आ जाइए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा देख लेते हैं किस तरफ होगी। तो जो आवेश है वो बिल्कुल लीनियर है, ऋजुरेखीय है। तो इसमें आप आवेश को देखिए और पहचानिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, और इधर भी होगी, इधर भी होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब आप बताइए कि एरिया वेक्टर किधर होगा। तो एरिया पहचान लेते हैं, देखते हैं। ये जो वक्र कर्व है, जो पाइप है जिसका सरफेस वक्र होता है, मुड़ा हुआ ऐसे सरफेस, उसमें एक छोटा टुकड़ा आप ले लीजिए। ये छोटा टुकड़ा आपने ले लिया यहाँ पर, तो इसका एरिया आपने कहा था इसी के लंबवत होगा। तो देखिए ये लंबवत है कि नहीं, देखिए जो छोटा टुकड़ा आपने ds लिया
तो इसका यूनिट वेक्टर ये हो गया, इसकी दिशा हो गई। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए, आपने कहा सर ये होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर दोनों की दिशा एक ही तरफ है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है। तो ये जो सरफेस है वक्र वाला, ये हमें पता चल गया, तो इस सरफेस को हम नंबर 1 मान लेते हैं। लेकिन दो सरफेस जो वक्र नहीं है, सीधे सीधे हैं। आप देखिए, जो आपने इधर से ढक्कन लगाया, इधर से ढक्कन लगाया, ये भी तो दो सरफेस हैं। यहाँ आइए, यहाँ देखिए, यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वेक्टर है वो ये है, ये देखिए आप। और यहाँ कोई छोटा टुकड़ा आप कहीं पर ले लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए ले लीजिए, एक अनंत रूप से छोटा टुकड़ा, बहुत बहुत स्मॉल, जितना संभव हो सकता है। तो आप बताइए एरिया वेक्टर फिर कहाँ होगा? एरिया वेक्टर होगा ये है एरिया वेक्टर और छोटा सा एरिया। अब इनके बीच का कोण जरा बताइए, ये हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पर कोण कितना था? 0 डिग्री। इसको सतह नंबर 2 मान लेते हैं। अब सतह नंबर 3 पे आइए, देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और आप जानते हैं इधर है एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया है, और एंगल बताइए दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री। तो इसको आप मान लीजिए सरफेस नंबर 3, सतह नंबर 3। तो आप ये बताइए कि सतह नंबर 1, सतह नंबर 2 और सतह नंबर 1, 2, 3, इन तीनों से जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा वही तो इनके अंदर बंद आवेश के 1/ε0 गुना होगा। तो इसे चेक करते हैं कितना ही क्या होगा। तो आप पहला लिखिए EDS cos थीटा, ये सरफेस नंबर 1 लिखिए। फिर सरफेस नंबर 2 को इसी में ऐड कीजिए। तो देखिए सरफेस नंबर 2 ये भी है EDS cos थीटा। सरफेस नंबर 3 लीजिए, ये सरफेस नंबर 3 है, ये है EDS cos थीटा बराबर, ये सब कुछ किसके बराबर होता है? आप कहते हैं सब कुछ सर Q/ε0। क्यू इन का मतलब है क्यू इनसाइड, जो उसके अंदर आवेश बंद है उसी की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ इसके अंदर होता है। अच्छा ये क्या है भाई? ये φ1 है प्लस φ2 है प्लस φ3 है। तो इस सरफेस के अंदर इस जो आवेश बंद है उसके कारण जो इस सरफेस से कुल फ्लक्स गुजर रहा है, टोटल फ्लक्स, तो φ1, φ2, φ3, ये किसके बराबर होगा? Q इनसाइड अपान ε0 इसके बराबर होगा। तो चेक करते हैं। पहला सरफेस देखिए, ये वक्र है, कोण यहाँ 0 डिग्री है, तो लिखिएगा पहला EDS cos 0 डिग्री, यहाँ लिखिएगा। दूसरा EDS cos 90 डिग्री, यहाँ पे आइए तीसरे में EDS cos 90 डिग्री, और बराबर है Q इनसाइड अपान ε0। cos 0 डिग्री का मान तो 1 है, cos 90 डिग्री का मान 0, cos 90 का मान 0। जब ये 0 मान रख देंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा, ये भी पूरा पद 0 हो जाएगा। तो 0 वाले पद हम कैंसिल किए दे रहे हैं, हमारे पास एक पद रह जाएगा, सरफेस नंबर 1 EDS cos 0 का मतलब है 1। आइए Q इनसाइड अपान ε0। अब यहाँ आके आइए, हम यहाँ पर कोई बिंदु ले लें, कहीं पर भी, पूरे सरफेस पे आप कहीं बिंदु ले लीजिए, क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलेगी? न तो ये दूरी बदलने वाली है, न इस आवेश का मान बदल रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं बदलेगी, अर्थात कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। तो जब जो पद कांस्टेंट रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे।
ठीक है, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे। अब हमें ये बताओ ds का मतलब क्या है। ये छोटे से टुकड़े, इन छोटे छोटे टुकड़ों को, बहुत सारे टुकड़ों को जोड़ दें तो ये एक पाइप बन जाता है। अब हम पूछेंगे ये जो पाइप का वक्र पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये आप लोग कैसे निकालेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो कुछ लोगों को तो याद है कि 2πrl होता है, लेकिन कुछ को ये याद नहीं है। तो आज से याद रखिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। इतना तो आपको याद ही होगा कि कोई इस तरीके का आकृति हो, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ देखिए ये आकृति है और इसका आपने कहा सर लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होगा। तो आपने कहा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। एक ये याद रखिए, एक ये याद रखिए कि ये जो सर्किल होता है इसका सरकमफेरेंस, ऐसे यहाँ से चलिए यहाँ आ जाइए तो टोटल ये होता है 2πr। ठीक है, यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाइए तो ये होगा 2πr। ठीक है, अब देखिएगा आप, ये हमने एक पेज लिया है, इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये इसकी लंबाई मान लीजिए, ये चौड़ाई मान लीजिए। अब ये देखिए क्या ये पाइप बन गया कि नहीं। पाइप देखिए, इसी के अंदर तार हमने रखा हुआ है, पाइप बन गया। तो ये तो इसकी लंबाई हो गई यानी L, और इसकी चौड़ाई देखिए, यही तो चौड़ाई थी। इस चौड़ाई को आपने गोल बना दिया, ये रिंग जैसा बना दिया, तो ये 2πr हुआ कि नहीं। तो 2πr चौड़ाई और लंबाई क्या हो गया L, तो 2πr गुणे L इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे, आप यहाँ लिख देंगे E और यहाँ 2πrl और Q इनसाइड अपान एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए Q इनसाइड, यहाँ देखिए अगर आप यहाँ से Q इनसाइड निकालें तो लेमडा L आएगा कि नहीं, लेमडा L आ जाएगा। तो Q का मान आप रख देंगे, Q का मान आप रख देंगे लेमडा इंटू L और एक L कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा, तो अगर आपको यहाँ से E निकालना है तो E अगर निकालना है तो 2πr नीचे चला जाएगा, तो लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन, ये है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित चालक के कारण उत्पन्न हुई है। यहाँ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, लेमडा अपान 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ देख लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अगर कुछ अड़चन है बीच में समझने की तो इस वीडियो को 2-3 बार देखें आप, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और एक टाइम पे तीसरी बार जब आप पहुँचेंगे, देखने वाले जो नए बच्चे हैं जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो तो पहली बार में उनके लिए तो ये रिवीज़न है, लेकिन जो बाहर के बच्चे हैं वो अगर इसे 2-3 बार देख लेंगे तो उनका बिल्कुल बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे बिना किसी समस्या के। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।